इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में मैक्सिमम, साथ में जीरो। किसी चीज को गर्म करना है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करते हैं? पार्टिकल्स को ज्यादा वाइब्रेट कराते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर जगह है, जो तुम इंफॉर्मेशन भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। एक्सरेज हड्डियों को पार नहीं कर पाती, मसल्स को पार कर देती, और गामा रेज तो हड्डी भी, मतलब भयंकर पेनिट्रेटिंग पावर होती है एक्सरेज की। क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। एडी वेव स्वागत करते हैं तुम्हारे इस लेक्चर के अंदर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों पकड़ रखा है एडी भैया? अरे ये जो रोशनी आ रही है बरखुरदार, ये जो हमारा चेहरा चमक रहा है इस रोशनी की वजह से, ये लाइट और कुछ नहीं, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब तुम छोटे बच्चे थे, कौन सी क्लास, 9th में, तुमने एक साउंड चैप्टर पढ़ा था, वहां पे भी तुमने पहली बार वेव पढ़ी थी। लेकिन आज मैं तुम्हें डिटेल में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताने वाला हूं। फ्री का चैप्टर है, मतलब फ्री के नंबर बढ़ते हैं क्लास 12th बोर्ड्स में इसके लिए। क्यों पता है? छोटू सा चैप्टर 1-1.25 घंटे में पूरा डिटेल में खत्म हो जाएगा, बेसिक से डिटेल कह रहा हूं। तो इस क्लास के अंदर तुम्हें बिल्कुल डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं वो मैं कराऊंगा, और एक छोटी सी डेरिवेशन, छोटा सा एक फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट, बस एक छोटी सी इक्वेशन है जो 11th की यूज होगी, बस और कुछ नहीं। इस चैप्टर में बिल्कुल हलवा चैप्टर है। ये चैप्टर तुम्हें आसपास की दुनिया के बारे में बताएगा। आइडिया, एक प्रॉब्लम है, हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं इस चैप्टर को। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि पता नहीं चलता, इसकी इंपॉर्टेंस कोई समझाता नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है, छोटी सी देर में ज्यादा से नंबर खत्म। तो एडीएफ फिर नोट्स कहां मिलेंगे इसके सुंदर सुंदर वाले? इस चैप्टर में नोट्स बहुत मायने रखते हैं, पहली बता रहा हूं। इसके नोट्स अच्छे से कर लेना, बल्कि मैं तुम्हें दूंगा। कहां मिलेंगे? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडब्ल्यू ऐप का, वहां पर तुम लोग नोट्स ले सकते हो। पीडब्ल्यू ऐप के बारे में, पीडब्ल्यू के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो हम बता देते हैं। ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑलरेडी लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ चुके हैं, बहुत सारी टॉप रैंक निकाल चुके हैं, अगले तुम हो सकते हो। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें एक थोड़ी सी याददाश्त याद करा देता हूं। तुम्हारी याददाश्त भूल गए होगे ना, जब क्लास 9वीं में थे, छोटे बच्चे थे, मुझे पता है। अब तो 3 साल हो गए इस बात को, और ये बोल दोगे एटी कोरोना था उस टाइम पे, था ना। तो वेव्स याद करो, तुमने क्लास 9th में जाना था। तो वेव्स दो टाइप की होती थी, ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स कैसी? रस्सी लो, दोनों हाथ में से पकड़ो, ऐसे रस्सी को झटको तो रस्सी ऊपर नीचे होती है ना, ऊपर नीचे। जबकि तुम नोटिस करोगे वेव ऐसे जाती है। कभी देखना, अगर तुम रस्सी को ऐसे करोगे ना, ऐसा लगेगा इधर कुछ गया। इधर तो होती है एनर्जी ट्रांसफर, पर रस्सी ऊपर नीचे होती है। एक और एग्जांपल, पानी में पत्थर मारो, पानी की लेयर ऊपर नीचे होती है, पर ऐसा लगता है कि कुछ फैलता हुआ जा रहा है दूर। वो फैलता हुआ दूर क्या जा रहा है? एनर्जी की फॉर्म में वेव ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना। लेकिन पानी ऊपर नीचे होता है। पानी ऊपर नीचे हो रहा है, ये ऐसे जा रही है। देखो, पानी ऊपर नीचे और वेव ऐसे जा रही है। 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच। हाँ ना, बोलो। देखो, 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच। ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, या रस्सी वाली। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में एक स्प्रिंग है, उसे पकड़ के ऐसे खींचो तो वो आगे पीछे होती है, आगे पीछे होती है ना। यानी कि पार्टिकल भी आगे पीछे और वेव भी आगे पीछे। जैसे तुम आवाज लगाओगे जीवा, हाँ भाई क्या हाल चाल, या गाना गाओ, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। सही गाया। हाँ। तो जब तुम आवाज लगाते हो, किसी को चिल्लाते हो, तो तुम्हारे मुंह जो है फोर्स लगाता है यहां पर। यहां पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट होते हैं, फिर ये वाले आगे पीछे, ये वाले पीछे, और इंसान के कान तक पहुंचती है। यानी तुमने फोर्स भी ऐसे लगाई, और पार्टिकल्स वाइब्रेट भी ऐसे कर रहे हैं, और वेव भी आगे से ट्रांसफर हो रही है। यानी 0 डिग्री या 180 डिग्री सेम लाइन में। ऐसी वेव्स को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो वेव को दो तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। एक तो किस तरह से चल रही है उसके बेसिस पर, दूसरा एक और बेसिस पर। वेव को 3 अलग अलग ग्रुप में रखा गया। कुछ वेव्स होती है मैकेनिकल वेव्स, कुछ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ होती है मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है? जैसे साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। यहां पर ये जो रस्सी पर वेव थी, एक मैकेनिकल वेव थी। या पानी में जब तुम पत्थर मारो तो पानी वाली वेव मैकेनिकल वेव है। क्यों मैकेनिकल वेव है? ये वो वेव्स होती हैं जिनको किसी साधन की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। सोचो यार, रस्सी ना हो तो वेव किस पे जाएगी? पानी ना हो तो वेव किस पे बनेगी? आवाज किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए ना एयर का होना बहुत जरूरी है, गैसेस पार्टिकल का, एटमॉस्फेयर का। स्पेस में चला जाओगे ना, तुम किसी को बोलोगे कुछ सुनाई नहीं देगा, वहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं, तो साउंड ट्रांसफर ही नहीं हो पाती। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत पड़े उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है भाई। जैसे लाइट, स्पेस से, सन कहां है? बहुत दूर है ना, बीच में स्पेस भी है, वैक्यूम, खाली जगह, फिर भी लाइट हम तक पहुंच जाती है। तो लाइट कैसी वेव है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव्स तुम बाद में पढ़ोगे, ड्यूल नेचर चैप्टर आएगा, वहां पे डी ब्रोगली साहब है, उन्होंने बताया मैटर की, यानी जो दुनिया में जितने मैटर है वो भी एक तरह की वेव बना। चलो खैर, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, ठीक है। आ जाओ भाई, अब इसके बारे में थोड़ा देख लो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें बेसिकली पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव बोल दो इसे। अरे मैकेनिकल वो होती है जिनमें मीडियम की जरूरत पड़े, नॉन मैकेनिकल जिनमें मीडियम की जरूरत ना पड़े, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। एग्जाम्पल क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे? पहले चैप्टर में चार्ज रेस्ट पर था, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। फिर चार्ज जब चलने लगा कांस्टेंट स्पीड से,
तो मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ी। यानी चार्ज इज मूविंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। लेकिन इफ चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, अगर कभी भी चार्ज एक्सेलरेट कर जाए तो उस टाइम पर जो वेव्स जनरेट होती हैं उन वेव्स को ही हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखोगे? याद रखोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है बेसिकली? कोई एक ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और वो किसी डायरेक्शन में जा रही है, एक ऐसी वेव। पढ़ेंगे और डिटेल में, धीरे धीरे बताएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो आगे आ जाओ। तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दुनिया में, इसके बारे में सबसे पहले बताया मैक्सवेल साहब ने। लेकिन सबसे पहली बार बना के दिखा दी, मैनमेड बना दी भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद बना दी, प्रोड्यूस करके दिखा दी। किसने? इनका नाम था हर्ट्ज। इनके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, स्टार करके लिख लो, लिखना है तो लिख लो, इनका कोई जरूरत नहीं। छोटी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करके दिखा दी। लेकिन फिर आए ई मार्कोनी साहब। ई मार्कोनी, रेडियो से सुना होगा इनके बारे में ना। ई मार्कोनी साहब वो इंसान थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करके दिखाया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, यानी कम्युनिकेशन में हेल्प करने लग गई। आज के जमाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर जगह है, जो तुम इंफॉर्मेशन भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से, अदरवाइज। समझ रहे हो आगे? चलो, तो ये वाली पार्ट देख लो, ये क्या है? ये तुम्हें सबको पता है, वही लिखा हुआ है मैंने। क्या तुम्हें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करते तो ईएमएफ इंड्यूस होता है? हाँ ना बोलो। क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है तो क्या करंट इंड्यूस होता है? और करंट आ गया तो क्या फिर से मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया? यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ आया, ईएमएफ से करंट इंड्यूस हुआ, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, है ना? तो ये तुम्हें पता है फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी। फैराडे साहब का लॉ जो दिया था, लेंज साहब ने जो दिया था। लेकिन तुम्हें एक बात और पता है पहले और दूसरे चैप्टर से, डीवी इक्वल्स टू ईडीएल पढ़ा था ये। यहाँ पे माइनस भी आता है, पर माइनस डायरेक्शन बताता है तो मैंने माइनस नहीं लिखा। डीवी इक्वल्स टू ईडीएल, समझ गए? वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये रिलेशन याद है? तुम्हें पढ़ाया था डीवी इक्वल्स टू ईडीएल, भूल गए? अरे ई इक्वल्स टू पढ़ाया था माइनस डीवी बाई डीएल, याद आया? ये डीएल उठा के इधर लिख दिया मैंने, माइनस नहीं लिखा, डायरेक्शन बता रहा है। तो डीवी इक्वल्स टू ईडीएल, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, डीवी का बन जाएगा वी। वी मतलब वोल्टेज। क्या वोल्टेज ही ईएमएफ है? क्या मैं वोल्टेज को ही ईएमएफ लिख रहा हूं? हाँ ना बोलो। क्या मैं वोल्टेज को ईएमएफ लिख रहा हूं? अरे ईएमएफ भी तो वोल्टेज ही है। इधर ईडीएल ये आ गया, तो क्या ये वाला फॉर्मूला आगे याद रखोगे, काम आएगा। यानी मैंने ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन दिखा दिया। किसका? ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ईएमएफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन दिखा लिया, आगे काम आएगा, ध्यान रखना। ये रिलेशन बेसिकली मैक्सवेल साहब ने और थोड़ी बता दी थी, ठीक है? चलो आगे आते हैं, आगे बढ़ जाओ भाई। अब आ जाओ एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, ये है इंपॉर्टेंट। तुम्हें याद है एम्पेयर साहब ने एक एम्पेयर सर्किटल लॉ दिया था? याद होगा तुम्हें, याद है? एम्पेयर साहब ने एक एम्पेयर सर्किटल लॉ दिया था, याद आया? याद आया? हाँ। तो जो एम्पेयर सर्किटल लॉ दिया था एम्पेयर साहब ने, उसमें एक हल्की सी कमी थी। कमी क्या थी बताता हूं, सिंपल सी बात सुनना। जब कैपेसिटर चार्ज होता है, मान लो कैपेसिटर इज चार्जिंग, एक बैटरी लगाई और कैपेसिटर को चार्ज, अभी की लगा दी, यहां पे एक स्विच है, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तुम, क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट, तो यहां पे चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना? तो जब यहां पर चार्ज इकट्ठा हो रहा है, यहां पॉजिटिव, मान लो स्टार्टिंग में कम पॉजिटिव है कम नेगेटिव है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ ना बोलो। जैसे जैसे यहां चार्ज इकट्ठा होता रहता है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहता है? जैसे जैसे यहां चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा होता रहेगा? लेकिन जब यहां पे फुल चार्ज हो जाएगा, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, अब क्या चार्ज कांस्टेंट है? अब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, चार्ज हो चुका है कैपेसिटर, जब चार्ज हो चुका है, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया? हाँ ना बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, हाँ ना बोलो। ये बात लिख लेना साइड में कहीं, दोबारा सुनो। जब तुम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो ना बैटरी की हेल्प से, तो होता क्या है, इस पे धीरे धीरे चार्ज इकट्ठा होता रहता है। चार्ज इकट्ठा होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते रहना, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है? यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेसिकली उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। एक टाइम पर जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, तो क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग। तो पता पाया क्या? एम्पेयर साहब ने तो एम्पेयर सर्किट लॉ दिया था। एम्पेयर सर्किट लॉ याद है? ईडीएल म्यू नॉट आई, चलो बता देंगे, कोई ना, है ना? एम्पेयर साहब ने जब ये लॉ दिया था, तो एक इसमें हल्की सी गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी बताता हूं। पहले मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टार्टिंग में फ्लक्स का फॉर्मूला ये लिख सकता हूं ई ए? हाँ ना बोलो। क्या ये फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकता हूं ई इंटू ए? फ्लक्स का फॉर्मूला याद है? ई ए कॉस थीटा।
अरे याद आ गया, ई ए कॉस थीटा पढ़ाए थे हम, चलो ठीक है पढ़ाए थे, ई ए कॉस थीटा याद आ गया। क्या ये पैरेलल प्लेट्स हैं? पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जरा याद करो। पैरेलल प्लेट्स के लिए, पैरेलल प्लेट्स के लिए, पैरेलल प्लेट, अरे याद करो, या फिर फ्लक्स ही बता दो, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या फ्लक्स ये होता है? हाँ ना बोलो, ये लिख सकता हूं। अगर नहीं भी जाते तो यहां से सोल्व करा देता हूं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पैरेलल प्लेट्स का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एरिया ऊपर पहले से, एरिया से एरिया कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ाया हुआ है मैंने? अरे फ्लक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ ना बोलो, आता है डायरेक्ट। ओ सॉरी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक गलती कर दी मैंने ना। फ्लक्स का फॉर्मूला ई इंटू ए, ई का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होता है, और ऊपर वाला ए से कट गया। तो ये डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, क्या फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट क्या चार्ज इज चेंजिंग? क्या टाइम के साथ ये चार्ज चेंज हो रहा है? हाँ ना बोलो। क्या यहां पे लिख सकता हूं क्यू इक्वल्स टू फ्लक्स ऑफ ई इंटू एप्सिलॉन नॉट? हाँ ना बोलो। क्या यहां चार्ज जैसे जैसे चेंज हो रहा है, अंदर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है? क्या दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम टी? हाँ ना बोलो। अरे बोलो, ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा जगह कम बचेगी ना। फ्लक्स था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू हुआ, यहां पे ई लिख देना, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। तो ये आया डी क्यू बाई डी टी, देखते रहना अपने आप जादुई चीज आएगी, डी क्यू बाई डी टी, और इधर भी कर दूं डी बाई डी टी ब्रैकेट में। क्या तुम्हें पता है एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है, बाहर ले लो। तो डी क्यू बाई डी टी, इसको आई डी लिखो, बताऊंगा क्या ये। अरे डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी आई होता है ना, आई डी लिख देना बस। ये एप्सिलॉन नॉट आया बाहर, लिखो जरा क्या है, बताऊंगा। ये क्यों करना पड़ा बताता हूं। एम्पेयर साहब ने जो लॉ दिया था बी डी एल म्यू नॉट आई, वो आई कौन सा था? वो वाला करंट जहां पे चार्ज फ्लो होता है ना। तो पाया क्या, मैक्सवेल साहब ने देखा कि यार यहां जब तक चार्ज इंक्रीज हो रहा था, मतलब जब तक, ये लिखो, जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग, तब तक यहां मैग्नेटिक फील्ड था अंदर। अरे क्या क्या क्या, दोबारा बोलो। अब तक तुमने क्या पढ़ा है, आज तक तुमने क्या पढ़ा है? जहां करंट फ्लो करता है, जहां चार्ज चलते हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, यही पढ़ा है। जहां चार्ज चलते हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब ये बैटरी ऑन हुई तो यहां पे चार्ज चल रहा है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा? हाँ ना बोलो। यहां करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ। पर इसके बीच में कोई चार्ज चल रहा है क्या? यहां बीच में दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में यहां चार्ज चल रहा है क्या? कोई चार्ज कोई नहीं है। पर चेक किया दोनों ने मिलकर, मैक्सवेल और एम्पेयर साहब ने, कि यहां मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, even though there is no moving charge, there is no moving charge between plates, there is no moving charge between plates। इसकी वजह से ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब इनके बीच में चार्ज ही मूव नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से हो? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड था, पता कब तक था? ये टेस्ट करते रहे, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता रहा ये मैग्नेटिक फील्ड था। यानी जब तक यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड था। दैट मींस जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन जैसे यहां पे चार्ज फुली चार्ज हो गया, बट स्टार लगा के लिखना, एज सून एज कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज, कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज, ये तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, तुम्हारे बेसिक कॉमन सेंस के लिए बता रहा हूं, कंप्लीटली चार्ज। अच्छा लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे बताता हूं। एज सून एज द मैग्नेटिक फील्ड इज, एज सून एज द कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड वाज गॉन, मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड तभी तक था जब तक वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, मतलब जब तक यहां चार्ज इकट्ठा हो रहा था। चार्ज पूरा हुआ, कैपेसिटर पूरा चार्ज हुआ, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया। तो इससे एक बात पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ जो करंट, जो चार्ज चल रहे हैं उनकी वजह से नहीं है, एक और वजह से। आज तक तो हमने यही पढ़ा है ना कि वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा जहां चार्ज मूव करेगा, यही पढ़ा है।
पहले हम पढ़ते थे चार्ज रेस्ट पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही चार्ज चलता है, 4th चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जैसे ही चार्ज चलता है मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। कह रहा यहां बीच में चार्ज चल ही नहीं रहा, फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? टेस्ट करके देखा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड था। वो मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से? अब याद रखना, यही है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोल रहे हैं देखो, लिखो क्या बोल रहे हैं। When there is a flux change between parallel plates, कौन सा फ्लक्स? यहां पे जरूर लिखना कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Whenever there is a flux change, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, दिस चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड, इसको ही हमने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट कोई वो नहीं है जो चार्ज चलते है, वो वाला करंट नहीं है। बेशक इसे आई से लिखा है, आई डी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट करंट। इस चीज को नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट मत करना, बिल्कुल ही एक अलग चीज है, बट नाम करंट है, बस ऐसे समझो। डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब है दैट मींस देयर इज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स। इसी टर्म को नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। इस डिस्प्लेसमेंट करंट यानी इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से भी यहां एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो आज तक जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है किसका किसका किसका, एम्पेयर सर्किट लॉ का फॉर्मूला क्या पढ़ा आज तक तुमने? 1 2 3 एंड गो। तुमने आज तक फॉर्मूला पढ़ा था BDL म्यू नॉट आई, यही पढ़ा था, म्यू नॉट आई सी। ये सी का मतलब है जो चलते हुए चार्ज की वजह से। आज तक तुमने फॉर्मूला ही पढ़ा, चलो सी हटा दो, आज तक तुमने सिर्फ ये पढ़ा है ना, म्यू नॉट आई। उन्होंने बोला करंट मैग्नेटिक फील्ड यहां भी है यहां भी है, दोनों की वजह से। यहां पर करंट है आईसी और यहां करंट को नाम दे दिया आईडी। कह रहा है जो एक्चुअल में जो इक्वेशन होनी चाहिए एम्पेयर साहब की, ये नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल इक्वेशन ये होनी चाहिए, यानी करंट आईसी प्लस आईडी होना चाहिए। आईसी वो वाला करंट जो चार्ज की वजह से जो चार्ज चल रहे हैं, और आईडी मतलब देख लो भाई, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। इन्होंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिख दिया ना, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं, रुको। हम थोड़ा इसे ऐसे लिख देते हैं, म्यू नॉट आईसी, हाँ, और एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये लिख लो भाई, लिखो लिखो लिखो। समझ में आया? आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं है? आई नो हार्ड नहीं है, तुम्हें लगता है बस किसी किसी को हार्ड, पर हार्ड नहीं है। लिख लो भाई जल्दी। अच्छा एक चीज और, एक मिनट, म्यू नॉट बाहर भी था ना, यहां म्यू नॉट से मल्टीप्लाई भी कर देना, रुको। ये म्यू नॉट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, म्यू नॉट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो म्यू नॉट आईसी और म्यू नॉट एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी फ्लक्स ऑफ, ये लिख लेना। ये है तुम्हारा पूरा फॉर्मूला। ये क्या आईडी, यहां साइड में लिख दूं कोई आईडी? तो बेसिकली आईडी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज गिवन बाय एप्सिलॉन नोट। याद रखोगे डिस्प्लेसमेंट करंट कोई इलेक्ट्रिक करंट जैसी क्वांटिटी नहीं है, कुछ अलग है, बट उसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट रख दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट इज नथिंग बट व्हाट, ज्यादा अंग्रेजी हो गई एटी भैया है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज व्हाट, द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट्स इट। यही है डिस्प्लेसमेंट करंट। यह है मैक्सवेल करेक्शन इक्वेशन। मैक्सवेल साहब ने इसको मैक्सवेल करेक्शन बोलते हैं। मैक्सवेल साहब ने फाइनल इक्वेशन एम्पेयर साहब की ये बना दी। पहले एम्पेयर साहब की इक्वेशन ये थी, उन्होंने बोला ये नहीं है, इसमें आईसी प्लस आईडी करो। इस वाले में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों वजह से, इस वजह से भी इस वजह से भी, तो दोनों को लिखो ना। लिख लिया? ये मैक्सवेल करेक्शन इक्वेशन, ये सबको याद होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, छोटू सा मगर मोटू सा एक क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले देखो मैं नीचे हो रहा हूं, कह रहा इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ एन, देखो जल्दी दिख गया? सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा। बता दूं, शुरुआत कर दूं? चलो पहले देखो क्या पूछा। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करंट दे दिया कितना? 1 मिली एम्पेयर, ठीक है? क्या इसको लिख सकता हूं 10 की पावर -3 एम्पेयर इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है? कैपेसिटेंस दे दिया 2 माइक्रोफैरेड, तो इसको ये लिख सकता हूं, माइक्रो को 10 की पावर -6। कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस नीड टू अप्लाई। हमसे वी पूछा है, हमसे वी पूछा है क्या? यूनिट देखो, तुम्हें लग रहा है कि इसने पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी पूछा, नहीं, इसने वी अपॉन टी पूछा है। अरे वी वोल्टेज डिवाइड में सेकंड, तो इसने बेसिकली डी बाई डी टी पूछा है। मुझे कैसे पता डीवी बाई डी टी पूछा है? वी बाई टी भी तो पूछ सकता है। चलो बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नोट, ये है
लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट आया कौन से फॉर्मूले से था याद है तुम्हें? dq बाई dt से। याद करो, इसी फॉर्मूले से आया। तो दिखाओ, झूठ मानते तुम मेरी बातें, इससे तो आया, देखो यही आया। मतलब दोनों तरीके, इससे ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या Q को लिख सकता हूं मैं CV? अरे Q इक्वल्स टू CV, चैप्टर नंबर 2 याद करो। क्या C को बाहर निकाल दूं, dv बाई dt बचा। क्या यही मुझसे पूछा है? यही पूछा, देख लो, यही पूछा dv बाई dt। C डिवाइड में क्या आ गया, dv बाई dt इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन कैपेसिटेंस। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, 10 की पावर -3। कैपेसिटेंस कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6। यह आया तुम्हारा 0.5 इंटू 10 की पावर 3, 5 इंटू 10 की पावर 2, 5 इंटू 10 की पावर 2 है, यानी 500 हो गया ना बेसिकली, 500 वोल्ट पर सेकेंड। देखना बरखुरदार, अरे देखो जल्दी से देखो। पता है मैं क्या कैसे किया? यहां पे 1/2 मान लो 0.5 हुआ, -6 ऊपर चला गया, +6, 6 - 3 3 बचा। एक डेसिमल इसे दे तो 5 बन गया। 5 इंटू 10 की पावर 2 कितना होता है, 10 की पावर 2 होता है 100, 500 आ गया। चलो भैया जल्दी क्वेश्चन करो, 500। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता है, 1 2 3 एंड गो। तो ये 4 मैक्सवेल साहब की इक्वेशन याद रखनी। सबसे पहले मैक्सवेल साहब की इक्वेशन क्या है, जो तुम्हें याद होगा, गॉस लॉ तुम पढ़े थे बचपन में जब तुम छोटे थे। गॉस लॉ क्या था, EDS Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था गॉस लॉ। इन चारों को मिला के, गॉस लॉ, इन चारों को मिला के हम मैक्सवेल इक्वेशन बोलने लगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, राइट 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, राइट ऑल मैक्सवेल इक्वेशंस। पहली मैक्सवेल इक्वेशन EDS Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ था ना ये। इसके बाद अगला गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। याद है तुम्हें, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हो जीरो हो जाता है ना, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। क्या मैग्नेट का सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता? नहीं, नॉर्थ और साउथ दोनों एग्जिस्ट करते हैं साथ में। तो जितनी फील्ड लाइंस इससे निकलेंगी उतनी इसमें एंटर कर जाएंगी, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। इसलिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है, BDS इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तीसरी है। आ जाओ अगली पे। अभी तुम्हें एक इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने, क्या, पहले पेज पे, EMF इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DL। याद है, ये पढ़ाई थी। डॉट लगा के ऐसे वेक्टर लगा दो। क्या EMF को लिख सकता हूं मैं -d∅b अपॉन dt? अरे EMF क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स B। क्या मैं ये लिख सकता हूं? हाँ ना, बोलो, लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। अरे देखो, पहले पेज भी कराई थी ये देखो, यानी यहां से लिख दो, यहां पे भी लिख देता हूं। क्या EMF इक्वल्स टू E डॉट DL, और EMF को मैं लिख सकता हूं, देखो ये -d∅b ओवर dt E डॉट DL। ये लिख सकता हूं, पढ़ाई थी पहले पेज पे, 1 2 3 को लिख लो, है ना। तो बस यही कह रहा है, और कुछ नहीं कह रहा। कह रहा है ये इक्वेशन देखो, ये ध्यान से देखो इसको, EDL -d∅b ओवर dt। क्या फेरेडेज लॉ था। तीसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन मेरे भाई। चौथी पे आ जाओ। अभी जो एम्पेयर मैक्सवेल साहब की इक्वेशन थी, IC प्लस ID, ये 4 इक्वेशन तुम्हें एज इट इज दिमाग लगाओ। पहले गॉस लॉ, फिर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म इक्वल्स टू जीरो होता है। तीसरा फेरेडेज लॉ, लेकिन अलग तरीके से। फेरेडेज लॉ एक्चुअल में सिर्फ ये था फेरेडेज लॉ। बस इस EMF की जगह तुम्हें क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू DL। बस इस EMF को इमेजिन करो वोल्ट V, और V और E का रिलेशन पुट कर देना बस। 4 इक्वेशन है, चारों ही चारों याद होनी चाहिए, 1 2 3 एंड गो। अब तक तो आसान लगा होगा चैप्टर, है ना। अब बस एक इक्वेशन है जो तुम्हारी क्लास 11th में यूज हुई थी, याद दिला देता हूं। जब भी किसी कोई, चलो मैं याद दिलाता हूं क्या थी। वैसे तुमने 11th में पढ़ी नहीं होगी मुझे पता है, मेरे स्कूल में तो पढ़ाई नहीं गई थी भाई। मेरे स्कूल में वेव्स चैप्टर था एक 11th में, और एक था ऑसिलेशन, पढ़ाई नहीं गए थे। बेसिकली होता है क्या, जब तुम रस्सी को पकड़ के ऐसे, मान लो एक रस्सी तुमने यहां से बांध दी और यहां से पकड़ के ऐसे कर रहे हो, तो वेव बनती है ऐसे, ये वेव बनती है। तो ये रस्सी का ये वाला पार्टिकल थोड़ी देर बाद मान लो यहां है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑन वेव, डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती थी y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये एक इक्वेशन होती थी, y a sin ओमेगा t माइनस kx। अगर तुम्हें नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ सब। a को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बता देता हूं। मान लो कोई भी वेव है, ये वेव है मान लो, है ना। मैक्सिमम ये डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड।
यानी तुमने पानी में पत्थर मारा जो पानी की सबसे ज्यादा हाइट तक कितना ऊपर तक उछला, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओमेगा तुम्हारा यहां पे, अच्छा पहले भैया लिखा जल्दी, एम्पलीट्यूड को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, देख लो लिख लिया, ठीक है। यहां पर जो के है इसको बोला गया वेव नंबर। ये अब तुम्हें याद नहीं करना, पढ़ना नहीं है, मैं पहली बोल रहा हूं, ये तुम्हें याद नहीं करना, पढ़ना नहीं है, सिर्फ तुम इनकी वैल्यूज लिख लो, तुम्हें और कुछ नहीं लिखना है ना। के को बोलते हैं वेव नंबर, इसका फॉर्मूला भी है ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा अपॉन वी लिख लो भाई, ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा अपॉन वी। ओमेगा होता है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, जैसे पानी की वेव ऊपर उछली तो पानी के सारे पार्टिकल्स कहां कहां थे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। आई नो तुम्हें बिल्कुल ऊपर से जा रहा होगा, ये याद, अरे भाई क्या गिर गया, ये याद नहीं करना, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं अभी अभी याद नहीं करना, ठीक है, लिख लो। चलो आज अगले पेज पे लिख देता हूं। तो इक्वेशन y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने एक बात बोली थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो चीजों से मिलकर बनी, चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। बहुत ध्यान से देखना, ये तुम्हारी वाई डायरेक्शन में दोबारा बनाता हूं इस वेव को, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। मान लो ये है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, भी एक वेव की फॉर्म में चलती है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यार सही से नहीं बन रहा, ये ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड कम था, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, फिर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, फिर हल्का कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड घटा 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 और फिर जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक करंट याद कर लो, इलेक्ट्रिक करंट पहले बढ़ा 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 बढ़ा, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ा है तो, और इलेक्ट्रिक करंट कैसा था ये, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट पहले जीरो था, फिर धीरे धीरे बढ़ा 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 मैक्सिमम हुआ, फिर कम कम कम, फिर जीरो। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब इसमें बनाते क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड था बी, बी वेक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड मानो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और जेड डायरेक्शन में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जेड डायरेक्शन में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड डायरेक्शन में क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जेड डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, जीरो, दोनों एक साथ जीरो। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, दोनों मैक्सिमम, दोनों घट रहे हैं, दोनों जीरो, यानी दोनों साथ में मैक्सिमम पे पहुंचते हैं, साथ में जीरो। सेम फेज वाली बात याद है, ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ाया था, ओनली रेजिस्टिव सर्किट में क्या करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे, जब करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो तो वोल्टेज जीरो, बिल्कुल वैसे ही है कुछ। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में मैक्सिमम, साथ में जीरो, ठीक है। और ये होती वेव डायरेक्शन, जिधर मैं जा रहा हूं देखो, बड़े 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 मैक्सिमम, घटे 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 जीरो, बड़े 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 मैक्सिमम, घटे 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 जीरो, बड़े 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 मैक्सिमम। यानी मैं किस डायरेक्शन में, सामने, वो तो पीछे में वैसे ही आता, देखो दिख रहा हूं, देखो देख रहे हो, घटे 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 जीरो, बड़े 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 मैक्सिमम, घटे 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 जीरो, बड़े 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 मैक्सिमम। यानी कि एक चीज नोटिस करी तुमने, ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी वेव तो जा रही है इधर, वेलोसिटी ऑफ वेव तो ये रही एक्स डायरेक्शन में, और ये दोनों कहां है, वाई और जेड में, यानी तीनों आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर है, ठीक है। याद रखोगे, हाँ ना बोलो, याद रखोगे। अब हमें कैसे पता चले कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, तो निकालने का तरीका वेक्टर से, ई क्रॉस बी कर दो, ई क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेव, ई क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेव, लिख लो, लिख लो भाई, लिख लिया। ऑल तो इस इक्वेशन को कुछ करना नहीं, तुम्हें कुछ काम नहीं आएगी, बस याद रखनी है
की इक्वेशन होती है। जैसे मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में था? जेड डायरेक्शन में। तो ऐसे लिख सकता हूं इसको, ई नॉट, ई नॉट मतलब देखो इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये x क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेव। अगर मैं पूछूं मैग्नेटिक फील्ड बी वाई, वाई डायरेक्शन में, अच्छा वाई किसमें, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड था z डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किसमें, वाई डायरेक्शन में, तो बी नॉट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये जो x है यहां जो लिखा है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ वेव। तो वेव तो x डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, ये रहा, याद रखोगे। देख लो भाई, z इंटू के, z इंटू के, इसको उल्टा कर लो, इसको y लिख लो, इसको z कर लो, y और z कर लो, है रीजन एक जरूर। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, इसको मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, ठीक है, लिख लो भाई। लिख लिया सब 1 2 3 इनको, ये लिख लिया 1 2 3 इनको, ठीक है। अब आ जाओ फेज। अब यहां पे कुछ बात बता रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहली बात, तुमने देखा सेम फेज में जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम तो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम। इसको बोलते हैं सेम फेज। सेम फेज मतलब फेज डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। पहला पॉइंट क्लियर। अगला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, क्योंकि ये क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होती है, ये कहा है भैया, तुम्हें याद होगा पहले चैप्टर में फॉर्मूला दिखाया था, पहले नहीं सॉरी तीसरे या दूसरे चैप्टर में फॉर्मूला लिखा था ना, वो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, यहां से आई स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं, बहुत जादुई चीज। तुम्हें याद है वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ाया था तुम्हें और बोला था आगे काम आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर सॉरी, कौन चैप्टर में पढ़ाया था, फोर्थ में पढ़ाया था ना, हाँ फोर्थ या फिफ्थ में वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ाया था। वहां पे फॉर्मूला था v इक्वल्स टू ई अपॉन बी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ाया था, याद हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भैया बता। अरे याद करो, वैसे फॉर्मूला दिखा दूंगा तुम्हें कहां से आया, पर तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, क्या ई नोट होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बी नोट, तो इस टाइम पर जो वेलोसिटी आती है इसी को स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट कहां से आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, कि इन दोनों से मिलकर बनी है तुम्हारी लाइट जो है। अब लाइट में बहुत चीज होती है, एनर्जी होती है, एक ऑप्टिकल इफेक्ट होता है। ऑप्टिकल इफेक्ट का मतलब जिसकी वजह से हम दुनिया देख रहे हैं, ऑप्टिकल इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ऑप्टिकल इफेक्ट इज ड्यू टू, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी, ऑप्टिकल इफेक्ट इज ड्यू टू, ऑप्टिकल इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक एक नंबर की चीजें भाई जो तुम्हें पता होनी चाहिए, लिख लो भाई, ये लिख लिया। अगला, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, स्पीड ऑफ लाइट, ये तो पता चल गया। लेकिन अगर मान लो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पानी के अंदर चल रही है तो क्या होगी, तो देखो ये म्यू नोट था, या म्यू मीडियम ले लो, एप्सिलॉन नोट था, एप्सिलॉन मीडियम ले लो। याद है ये परमिटिविटी था, ये परमिएबिलिटी था, ये परमिटिविटी था, वही तो है ये सब। ऑप्टिकल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन कैसे देनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, तो यहां से आएगी तुम्हारी क्या, डायरेक्शन। चलो आ जाओ भाई, बता दिया ये। अब खैर मैं तुम्हें बता चुका था, वैसे बताता हूं। तो मैंने जब कैपेसिटर के अंदर बताया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हाफ सीवी स्क्वायर, याद है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर आई थी हाफ सीवी स्क्वायर। फिर एक पढ़ाई थी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी होता है हाफ सीवी स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला, इसे यू से डिनोट करते हैं, ये किससे डिनोट करते हैं बेटा, यू से। इसको मैं खुद से लिखता हूं, इसको डिनोट करते हैं यू से, किससे, यू, यू से लिखते हैं मेरे भाई, किससे लिखते हैं, यू से। यूई मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर हुई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। सेम इंडक्टर पढ़ाया था, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुआ था, याद आया? इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी पढ़ाई थी, बी स्क्वायर अपॉन ट्यू म्यू नॉट। इसकी तो डेरिवेशन भी कराई थी, याद हो तो? कह रहा है यही तो दोनों की मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड वो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन दोनों का मिलके ही तो क्या बना? अरे इन दोनों का मिलके ही तो क्या बन गया? इन दोनों का मिलके ही तो क्या बन गया भाई? यू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, यही तो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी। देख लो भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा था एवरेज कह रहा एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जरा, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे पूछ रहा है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन सर्टेन रीजन इज इतना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तुम्हें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 9 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम। देन द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम रीजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ओके ठीक है, ये बोल रहा है किस ऑर्डर की होगी ना। ठीक है, हम स्पीड ऑफ लाइट पता है, स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं, तो हम स्पीड ऑफ लाइट वाला फॉर्मूला लगा दे, काम खत्म। एवरेज पूछ रहा है ना बेसिकली, हमें उतना ही पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है हमें क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या अभी अभी फॉर्मूला पढ़ाया, v इक्वल्स टू E अपॉन बी, तो b निकालना है, क्या E अपॉन v कर दूं, क्योंकि और है ही नहीं मेरे पास चीज है। E कितना, 9 इंटू 10 की पावर -4, ये कितना 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, 3 3 जा 9, 8 ऊपर गया, क्या 3 इंटू 10 की पावर -12 टेस्ला, 3 इंटू 10 की पावर -12 टेस्ला। देख लो भाई, आसान था भाई, सब बता दो 1 2 3 को। अच्छा नहीं हो गया, ठीक है, ये वाला टॉपिक पहले था, इंटेंसिटी अब नहीं है तुम्हारे सिलेबस में ना। अब आ जाओ भाई अगली चीज पर, जादुई चीज पर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या चीज है भैया? जो सन से लाइट, अच्छा तुम्हें पता है सन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। उस रिएक्शन में क्या होता है, दो ड्यूटीरियम के एटम, ये क्लास 10th में बहुत पहले एक चैप्टर हुआ करता था, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो कट गया। तो होता क्या, ड्यूटीरियम पता है क्या होता है, 1h2 2h2 1h2 होता है, उसे बोलते हैं ड्यूटीरियम। तो हो क्या रहा है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है वैसे ये, लेकिन तुम्हारा एटम्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर में काम आएगी। एक ड्यूटीरियम ये रहा, दूसरा ड्यूटीरियम ये रहा, ये दोनों आपस में टकराते हैं और टकरा के क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। लेकिन हीलियम बनाते हैं 2He3 वाला, ओहो नहीं, अच्छा ड्यूटीरियम और ट्रीटियम ले लो, ये बनाते हैं हीलियम 2He4। तो देखो 3 और 2 5, यहां पे सिर्फ 4 है, तो यहां पे ना एक न्यूट्रॉन निकल जाता है अलग। आइंस्टाइन साहब ने एक इक्वेशन दी थी, E इक्वल्स टू mc²। इस इक्वेशन में ये बताती कि जो मास है, जो मास चला गया, निकल गया, इतने से मास निकलने से बहुत भयंकर एनर्जी रिलीज होती है। वो जो भयंकर एनर्जी रिलीज होती है ना, उस भयंकर एनर्जी जो रिलीज होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, चार्ज एक्सेलरेट करता है, उसी वजह से क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है ना। और वो वेव किसकी फॉर्म में, व्हाइट लाइट की। हमें जो व्हाइट लाइट जैसी सफेद सफेद लाइट दिखती है, जो सन से लाइट आ रही है, वही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। उस व्हाइट लाइट के अंदर सिर्फ ये नहीं होता जो हमें दिख रही है, बहुत सारी लाइट होती है, उसी को बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी इस व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारी चीजें, पता है, बहुत सारी चीजें। इस स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम बेसिकली पूरी ये लाइट आती है सन से, सन से जो लाइट आती है ना व्हाइट लाइट, उसमें बहुत सारी चीजें, क्या क्या चीजें, उसके अंदर गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज है, विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जिसकी वजह से हमें दुनिया दिख रही है, सिर्फ छोटी सी पार्ट है जिसकी वजह से हमें दुनिया दिख रही है। फिर इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव से, शॉर्ट रेडियो वेव से, लॉन्ग रेडियो वेव से, अलग अलग। अब बात क्या सबसे तगड़ी पता है भाई, मतलब यूनिवर्स किस तरह से बैलेंस है, मैं कभी कभी समझ नहीं पाता। सोचो अर्थ पर क्यों हैबिटेट, क्यों दुनिया क्यों है अर्थ पर, पता है? हमारी अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर और कुछ नहीं, इसको O3 बोलते हैं। इसकी इक्वेशन, इसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला है O3। ये ओजोन लेयर की खास बात क्या है, ये लगभग यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत सारी, मतलब कंप्लीटली नहीं पर लगभग। और एक्सरेज और गामा रेज को तो आने ही नहीं देती, इन्हें तो वापस भेज देती है। अगर एक्सरेज गामा रेज डायरेक्ट हमारे ऊपर गिर गई ना, खत्म, इंसान जल जाएगा, तुम खत्म। तुमने देखा भी होगा अगर कभी गए हो डॉक्टर के पास, तो एक्सरेज जब वो एक्सरे करता है ना किसी का,
कुछ नैनो सेकंड के लिए लाइट डालता है, बस लाइट डाली टिक और बंद कर दी, बस इतनी देर के लिए। अगर वो बहुत देर तक एक्सरेज डाल देगा ना तो हमारी वाट लग जाएगी, पता है। एक्सरेज बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना एक्सरेज की, खतरनाक होती है। और गामा रेज तो भयंकर होती है। गामा रेज तो ऐसी है जो तुम्हारी हड्डियों को भी पार कर देंगी, पता है। हड्डियों को भी पार कर देंगी, गामा रेज इतनी खतरनाक होती है। एक्सरेज हड्डियों को पार नहीं कर पाती, मसल्स को पार कर देती है। और गामा रेज तो हड्डी भी, मतलब भयंकर पेनिट्रेटिंग पावर होती है एक्सरेज की। एक्सरेज की वजह से लोगों को कैंसर वैंसर भी हो सकता है, पता है। मतलब तो सन से जो लाइट आ रही है वो सिर्फ काम की नहीं, उसमें खतरनाक चीजें भी है। पर हमारा ओजोन इन दोनों को तो वापस भेज देता है, एक्सरेज गामा रेज घुसने नहीं देता, भाग ओजोन लेयर को लगभग एब्जॉर्ब कर लेता है, लगभग एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन फिर भी तुमने सुना होगा ना यूवी रेज, यूवी इंडेक्स के बारे में एक चीज सुनी तुमने, यूवी इंडेक्स। इवन तुम अभी भी गूगल पर देख सकते हो तुम्हारी सिटी का यूवी इंडेक्स कितना है। जैसे दिल्ली का यूवी इंडेक्स बहुत ज्यादा है, बैंगलोर का इंडेक्स बहुत ज्यादा है यूवी इंडेक्स, मतलब यहां पर यूवी रेज पड़ती है अभी भी। बुढ़ापे का सबसे मेन रीजन पता है ना, यूवी रेज है। इंसानों की जो स्किन खराब होती है बुढ़ापे में जो रहती है, सबसे बड़ा। अच्छा तुम्हें एक चीज देखना कभी, अमीर और गरीब में फर्क सबसे बड़ा बताता हूं क्या है, जो मेरे साथ भी है। अगर मान लो बचपन से मैं अमीर होता तो मेरे घर वाले मुझे हमेशा से एसी में रखते, बाहर जाता तो कार में निकलता है, कहीं घूमने जाता तो भी अंदर ही अंदर रहता, या फिर बचपन से पता वो सनस्क्रीन वगैरह यूज करवाते, है ना। और बाहर तो निकलने नहीं देते, बहुत कम बाहर निकलना होता। बीमारी हो जाती, इससे विटामिन डी नहीं मिलती, पर विटामिन डी के लिए अलग सा टैबलेट खा लेते। यही तो होता है अमीरों में। अब हम जैसे भाई जो बचपन में, मैं भाई बचपन में गरीबी में पला बड़ा हूं, तो सुबह होते ही खेलने निकल के, जब छुट्टी होती है खेलने निकल, दोपहरी दोपहरी खेल रहे हैं, घर वालों को मतलब नहीं, घर वालों को पता ही नहीं है बात कि धूप से कुछ दिक्कत होती है। लेकिन तुम देखना स्किन ना जल्दी बुढ़ा जाती है। जितने लोग धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा जल्दी बुढ़ा जाती है। पर स्ट्रांग होते हैं वो लोग, मजाक नहीं कर रहे, स्ट्रांग भी होते हैं, विटामिन डी भी मिल रहा है। यानी बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर से मजबूत हो गए, वो इतना काम कर ली, इतनी मेहनत कर ली, मजबूत हो गए। पर स्किन ना जल्दी से ढीली पड़ जाती है, बुढ़ापा जल्दी आता है। अमीर लोगों को तुम देखो बहुत टाइम तक जवान दिखते हैं, ये रीजन है बहुत बड़ा। यूवी रेज तुम्हारी स्किन को खराब करती है। स्किन कैंसर भी होता है, वो तो बहुत एक्सट्रीम केस में होता है, पर यूवी रेज क्या करती है, तुम्हारी स्किन खराब करती है। इवन तुम्हारे बालों को भी खराब करती है, पता है। जो बाल बहुत जल्दी लोगों के कुछ सफेद भी हो जाते हैं, मतलब यूवी रेज से तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ वो तो जेनेटिकली भी है, ठीक है। पर बहुत सारा रीजन है कि तुम्हारे बाल खराब करती है यूवी रेज, ठीक है। तो यूवी रेज, उससे बचने के लिए लोग सन ब्लॉक लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, है ना, उससे बचने के लिए। बट वो बहुत हद तक काम तो करती है, पर वो भी थोड़ा सा रह जाती कसर। यूवी रेज फिर भी अपना अटैक कर देती है। नॉर्मली यूवी रेज सुबह के 9 बजे से गर्मियों में शाम के 4:30-5 बजे तक रहती है। उस टाइम पर जो सन होता है बहुत ज्यादा यूवी रेज अपनी अर्थ पर भेजता है, ओजोन लेयर को पार करके आ जाती है। तुम चेक कर सकते हो, गूगल पे डालना भी यूवी इंडेक्स, जैसे मैं मान लो दिल्ली में हूं, यूवी इंडेक्स ऑफ दिल्ली इस टाइम आराम से 11 होगा, 11, 9। सेफ जो होता है वो 3 से पहला, 3 से कम होना चाहिए, तभी सेफ होता है। इस धूप में तुम निकल सकते हो, देखो निकल तो कभी भी सकते हो, सच्चाई तो ये है। कितना ही बचाओगे खुद को। लेकिन मैं तुम्हें उसके लिए बताता हूँ जो लोग अपनी स्किन को लेकर ज्यादा थोड़े, अरे हमें तो स्किन थोड़ा सा ध्यान रखनी है, हमारी स्किन थोड़ी डेलीकेट है, हमारी स्किन थोड़ी सॉफ्ट है, कुछ लोगों के साथ होता है। गलत, मैं इसमें गलत नहीं बोलूंगा, सच्चाई है कि भाई सबको अपनी स्किन, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का पूरा हक है ना। पर जो लोग सोचते हैं कि अब बादल है, बादल बादल है, अब तो बाहर निकल जाता हूं, अब तो यूवी रेज नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। बादलों को चीर के आ जाती है यूवी रेज, बादल से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं ना अब तो बादल है, बाहर धूप नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं, सेम दिक्कत होती है। बादल यूवी रेज को नहीं रोक पाते, पहले समझो। बादल यूवी रेज को नहीं रोक पाते, ये बात याद रखना। हो सकता है टैनिंग ना हो, टैनिंग मतलब वो हल्का सा कालापन हो तो वो ना हो, पर यूवी रेज जो स्किन को डैमेज करती है वो तब भी कर सकती है। सुबह के 9 बजे से शाम के 4:30। सर्दियों में शायद ये टाइम 10 बजे से 3 बजे तक होता है। देख तुम्हें पता चल जाएगी, तुम्हारे अभी तुम गूगल पे सर्च करो भी दिख जाएगा, है ना। तो भैया यूवी रेज को लेकर हमारी ओजोन लेयर लगभग एब्जॉर्ब भी कर लेती, पूरी आ जाती तो बहुत गड़बड़ हो जाती, है ना। इसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, सब के बारे में पढ़ते हैं, चलो धीरे धीरे। मजा आया पहले जानने में, ज्ञान की बात। चलो, तो सबसे खतरनाक होती है गामा रेज। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, याद रखना। किसी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी वो ज्यादा खतरनाक है। पर उसकी वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ मतलब उसकी पहुंच ज्यादा दूर तक नहीं होती, पहुंच ज्यादा दूर तक। जैसे बताता हूं, रेड कलर, रेड कलर दूर से दिख जाता है ना, डेंजर सिग्नल में भी रेड को यूज करते हैं, है ना। और सांड को भी रेड कलर से बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि दूर से दिखता है रेड कलर। दूर से दिखता मतलब इसकी पहुंच बहुत दूर तक है, यानी रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, पहुंच। लेकिन उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। याद रखना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, मतलब खतरनाक ज्यादा, पर उतनी ही पहुंच कम।
तो गामा रेज की पहुंच बहुत दूर तक नहीं होती, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, खतरनाक ज्यादा होती है, पर ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती। सेम एक्स रेज, सेम यूवी रेज। लेकिन इसके बाद आती है विजिबल। अब इनकी एनर्जी नॉर्मल है, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, पहुंच भी नॉर्मल है, तो इतना ये खतरनाक नहीं होती हमारे लिए। विजिबल का काम क्या है? इनका काम क्या है? इनका काम है हमें दुनिया दिखाना। यही है हमारी, जिसकी वजह से हम दुनिया देख पाते हैं। इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ये विजिबल अलग है, बताऊं? ये विजिबल, विजिबल के अंदर फिर से फर्दर कुछ चीजें पता है। इस विजिबल के अंदर भी तुम्हारी 7 कलर है, पता है ना? सबसे ज्यादा देखो देखो भैया, इसके अंदर भी अलग चीजें पता है। रेड कलर, विबग्योर सुना होगा तुमने, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो पढ़ा है, ब्लू, VIBG, ग्रीन, VIBGY, येलो, ऑरेंज। इस विजिबल के अंदर फर्दर ये इधर जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। याद रखोगे बात? यानी मैं पूछूं सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? सबसे कम एनर्जी वाली, रेड। हाईएस्ट वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है हाईएस्ट वेवलेंथ। याद रखोगे, दूर तक पहुंचे। सबसे कम वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे कम एनर्जी, लोवेस्ट वेवलेंथ सबसे कम वेवलेंथ। इसलिए हमारा जो आसमान है ना, आसमान में आती, एटमॉस्फेयर में आती नहीं, टकरा के वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ही फैल जाती, इसलिए आसमान नीला दिखता है। तुमने खैर 10th क्लास में पढ़ा भी होगा ना। ये विजिबल है। यानी इस पूरे स्पेक्ट्रम में, इस पूरे स्पेक्ट्रम में छोटा सा जो पार्ट है, देखो छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है, ये जो छोटा सा पार्ट है, यही है वो जिसकी वजह से हमें दुनिया दिख रही है। बाकी सबकी वजह से हमें दुनिया नहीं दिख रही, बाकी अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे। तो ये विजिबल था। इससे और कम पे इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वो होती जो इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाते। एग्जांपल देता हूं, आजकल कुछ कैमरा भी आते हैं इंफ्रारेड के। अपने किसी के, तुमने कोई सीसीटीवी देखे होंगे, रूम में बिल्कुल अंधेरा है, पर उन सीसीटीवी में फिर भी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। वहां से वहां पे ये इंफ्रारेड वेव्स ही काम आ रही है। इंफ्रारेड बेसिकली कोई भी हीटिंग बॉडी है, हल्का सा भी टेम्परेचर है ना किसी का, सबसे निकलती है। अगर तुम हल्के से भी गर्म हो तो तुम गर्म छोड़ो, हल्का सा टेम्परेचर भी तुम्हारा, तुमसे भी निकल रही है। किसी भी हीटिंग बॉडी से इंफ्रारेड निकलती है। माइक्रोवेव्स कौन सी? वही माइक्रोवेव, माइक्रो ओवन यूज करते हो तुम, ओवन में होती है ना, ये माइक्रोवेव्स है। रेडियो वेव्स जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि मोबाइल से कैंसर, मोबाइल की वेव से कैंसर होता। नहीं, आज तक प्रूफ नहीं हुआ है इसके बारे में, कोई प्रूफ, ठोस प्रूफ नहीं है, कुछ मिथ्स हैं। रेडियो वेव्स भी काम करते हैं, हमारे मोबाइल, टेलीफोन, है ना, जो पुराने जमाने के वो होते थे ट्रेंग ट्रेंग वाले फोन, ये सब रेडियो वेव्स के थ्रू ही तो काम करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए काम आती है ना रेडियो वेव्स, है ना। तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत कम होती है, पहुंच दूर तक होती है, तो दूर तक पहुंच जाते हैं, कम्युनिकेशन हो जाता है। पर इनसे कोई ऐसा खतरा आज तक प्रूफ नहीं हुआ कि इनसे कैंसर वेंसर होता है। बट मोबाइल के अपने बहुत खतरे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब कर देता है। खराब कैसे कर देता है एटी भैया? अरे दिमाग भैया, तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया, इतना रीले देखते रहते हो तुम, हैं, भूसा भर जाता है दिमाग में। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? रेडियो वेव्स। ये वही वेव्स हैं जो हमारे सबसे ज्यादा काम आती हैं हमारे घर में, हमारे। चलो पढ़ते हैं, चलो चलो देखो। तो सबसे पहले आते हैं रेडियो वेव्स के पास, है ना। रेडियो वेव्स देखो भाई साहब होती क्या है। रेडियो वेव्स समझो, बता चुका हूं ऑलरेडी, वो वेव्स जो पहली बात तो चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेट होने से बनती है ना, सिंपल सा लॉजिक है। ये किस काम आती है रेडियो वेव्स? रेडियो से ही कनेक्ट करो ना, कम्युनिकेशन के काम आती है ना। ब्लूटूथ, वाईफाई, इन सबके कम्युनिकेशन में काम आती है, सिग्नल भेजने का काम आती है। और इन सबकी खास बात क्या है, इन रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ की वेव्स होती है। याद रखना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की होती है ना रेडियो वेव्स। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं माइक्रोवेव्स। कहां? माइक्रोवेव ओवन में काम आती है, स्पेशल ट्यूब्स में बनाई जाती है। इनके बारे में हमें खैर ये याद नहीं रखना, बस ये याद रखना स्पेशल वैक्यूम ट्यूब में बनाई जाती है। इनकी खास बात क्या है? ये जो तुमने देखा जो क्रिकेट में, क्रिकेट खेलते हैं मैच, है ना, तो वहां पे उनकी स्पीड डिटेक्ट करने के काम भी आती है। माइक्रोवेव ओवंस में खाना पकाने के काम आती है। ऑल्सो ये भी कम्युनिकेशन के काम भी आती है ना, ये भी वाईफाई और सिग्नल्स भेजने के काम आती है। अब इनमें खास बात क्या, लोग कहते हैं ये खाना गर्म कर देती है माइक्रोवेव ओवन के अंदर। कैसे गर्म करती है? एक्चुअल में सिर्फ उसी खाने को गर्म कर सकती है जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी भी हो, पर हो। ये पानी के मॉलिक्यूल्स को तेज तेज वाइब्रेट करा देती है। 11th क्लास में तुमने अगर पढ़ा होगा थर्मल प्रॉपर्टीज चैप्टर में, एक्चुअल में टेम्परेचर इंक्रीज, किसी चीज को गर्म करना है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करते हैं? पार्टिकल्स को ज्यादा वाइब्रेट करा के। तो ये क्या करती है माइक्रोवेव्स?
उन ये वेव्स क्या करती है, जाती है पानी के मॉलिक्यूल्स को तेज तेज वाइब्रेट कराती है, इस वजह से खाना गर्म हो जाता है। ठीक है, ये माइक्रोवेव्स है भाई साहब। इसके बाद इंफ्रारेड क्या होती है, बता चुका हूं। इंफ्रारेड बेसिकली हॉट बॉडी, जो भी गर्म हल्की सी भी वार्म ऑब्जेक्ट्स है ना, वहां से रेडिएट होती है इंफ्रारेड वेव्स। कैमरा होते हैं ना, सीसीटीवी कैमरा, उनके अंदर वहां पे काम आती है। ठीक है, अच्छा इनकी खास बात क्या है, ये ह्यूमन आई से तो डिटेक्ट नहीं होते, बट जो सांप होते हैं ना, वो इन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं भाई। सांपों को इसलिए अंधेरे में भी दिखता है। कभी तुमने कोई मूवी देखी होगी, सांपों की नजरों से पीओवी से दिखाते हैं, तो सांप को ना सब कुछ ग्रीन ग्रीन सा कुछ दिख रहा होता है। या फिर तुमने देखे होंगे इंफ्रारेड गॉगल्स लगाते हैं, तुमने वो मूवी देखी है, अरे वो कौन सी, नाम भूल गया मैं उसका। अरे एक बहुत बढ़िया मूवी है यार, विकी कौशल की, जिसमें वो अटैक करते हैं, जिसमें सारे लोग आ जाते हैं अटैक करके। अरे यार इतना, मैं मेरे साथ बड़ी दिक्कत है भाई, मुझे पढ़ाई का सब भूल जाता हूं मैं। कौन सा अटैक था यार, नाम भूल गया यार, तुम लोग बताना मुझे कमेंट में, नाम भूल गया, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, वापस देखूंगा मूवी जाकर। ठीक है, तो वहां पे ना नाइट गॉगल्स की यूज करते हैं, नाइट फिर उन्हें ग्रीन ग्रीन दिखता है, तो वो इंफ्रारेड रेज ही होती है। ठीक है, इंफ्रारेड रेज बेसिकली जो भी हल्का सा भी जिसका टेम्परेचर होगा ना, वहां से निकलती है रेज, तो वो गॉगल्स डिटेक्ट कर लेते हैं, वो चीज दिख जाती है। ठीक है, तो ये फोग और स्मोक के थ्रू भी, ये मस्कुलर पेन को भी ट्रीट करने के काम आती है। हल्का हल्का हीटिंग पैड जो तुम लिखते हो ना, हीटिंग पैड, वहां से भी ये निकलती है इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, ये तुम्हारा, और बेसिकली हाँ, ये चीज जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट्स हैं हल्के से भी, वहां से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला विजिबल रेज, ऑलरेडी बता चुका हूं भाई साहब, ये विजिबल रेज वही है जिनकी वजह से हमें दुनिया दिख रही है। लेजर लाइट होती है, उसमें से विजिबल रेज निकलती है ना, फोटोज वगैरह खींचते हुए लेजर ये वेव्स निकलती हैं। ये पॉइंट याद रखना, इनकी जिसकी ज्यादा एनर्जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, वॉयलेट की। ठीक है, चलो भैया। अब इसके बाद अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट बेसिकली सन से निकलती हैं, या फिर कुछ स्पेशल टाइप के लैंप्स होते हैं, या फिर हद से ज्यादा गर्म बॉडीज होती है ना, उनसे निकलती हैं यूवी रेज। ठीक है, अब यूवी रेज की खास बात क्या है, ज्यादातर तो यूवी रेज जो सन से आ रही है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाती है कहां, ओजोन लेयर में। ठीक है, पर इनका, अच्छा ये हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। द यूवी रेज इन लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। इट कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, जिसकी वजह से ना, मेलानिन की वजह से ना बॉडी ब्लैक पड़ती है ना, उसी को हम टैनिंग, फिर टैनिंग बोलते हैं, टैनिंग ऑफ द स्किन। ये एक और जगह काम आती है, ये बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, तुमने देखा होगा उनके ऊपर स्प्रे करते हैं, है ना, तो जो उन्हें स्टरलाइज करने के काम आती है। जब भी कोई इंजेक्शन लगाने का, तो उसे यूवी रेज से स्टरलाइज कर सकते हैं। या फिर तुम्हारे आरओ है ना, आरओ प्यूरिफायर, अपने घर पे देखना, उसमें लिखा होगा यूवी रेज किल प्रोटेक्शन, कुछ ऐसा लिखा होगा, पढ़ना अगर तुम्हारे घर में है ना। तो बेसिकली यूवी रेज के थ्रू ही पानी के अंदर के जम्स बैक्टीरिया को मारते हैं, तो वहां पे भी यूवी रेज यूज होती है। ठीक है, लेकिन यूवी रेज का हद से ज्यादा एक्सपोजर स्किन कैंसर कर सकता है, ध्यान रखना। आ जाओ भैया आगे। इंडिया में बहुत कम लोगों को होता है, इंडिया में लोगों की स्किन को बचपन से आदत पड़ जाती है ना। ठीक है, एक्सरेज पा जाओ। एक्सरेज भाई साहब ध्यान रखो पहले कि विलियम रोंटगन साहब थे, विलियम रोंटगन, तो उनसे गलती से एक एक्सपेरिमेंट होता जहां से एक्सरेज प्रोड्यूस हो गई, विलियम रोंटगन, ROENTGN। तो एक्सरेज वहां से प्रोड्यूस हुई। एक्सरेज की खास बात क्या है, एक्सरेज तुम्हारी जब बॉडी की इमेज देखने के काम आती है ना, कहीं से हाथ वाथ टूट गया, क्योंकि एक्सरेज की खास बात क्या होती है, मसल्स को तो पार कर जाती है, पर हड्डियों को पार नहीं कर पाती। इनकी अच्छी पेनिट्रेटिंग पावर है, पर इतनी अच्छी नहीं कि हमारी हड्डियों को पार कर दे। तो मसल्स को पार कर गई, हड्डियों को पार नहीं कर पाई, तो पीछे हड्डियों की शेडो आ जाएगी ना। ऐसे हम एक्सरेज के थ्रू पता कर लेते हैं कहां पे क्रैक है, कहां पे नहीं है। ठीक है, और कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं है, उसके एक्सरेज के थ्रू हम पता कर सकते हैं। बट एक्सरेज फिर से हार्मफुल होती है काफी ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है इनकी, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। बस ये बात ध्यान रखिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला गामा रेज, बहुत ज्यादा भयंकर, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एनर्जी वाली रेज होती है, हद से ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ये कैंसर थेरेपी में काम आती है। हाँ, खतरनाक होने के बावजूद ये कैंसर थेरेपी में काम आती है। ठीक है, और कोई बहुत जो ये ज्यादातर कहां से निकलती है, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है वहां से निकलती है ज्यादातर। ठीक है, बस यही था तुम्हारा मेन चीजें। क्वेश्चन देख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज। देखो क्या कह रहा है, तुम्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है वेवलेंथ के, कि सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी, पहले ये बताओ। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी माइक्रोवेव की। पहला माइक्रोवेव, ठीक है, सबसे पहले माइक्रोवेव, इसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इसके बाद यूवी, इसके बाद गामा। गामा को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये शायद ऑप्शन है, देख लो भाई। ठीक है, आगे कह रहा मैच करो, ये सिंपल मैच करना है, सिंपल है ना। मैं वैसे ये क्वेश्चन आसान है, हल्का सा तुम्हें सोचना पड़ेगा। इंफ्रारेड किस काम है, चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला है ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन,
मस्कुलर स्ट्रेन, एक्सरेज यूज नहीं कर सकते, अल्ट्रावायलेट नहीं कर सकते, तो इंफ्रारेड ही बचा। मस्कुलर स्ट्रेन के लिए हम क्या करेंगे, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स दोनों काम आ जाती है, बेसिकली वैसे इंफ्रारेड ही आती है क्योंकि खतरनाक नहीं होती, तो मसल्स पे लगा सकते हो, गर्म भी करती है। देखो अच्छा तुम पता है गर्म क्यों किया जाता है? किसी को बैक पेन होता है तो भी हीटिंग पैड बोलते हैं, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो भी उसे हीटिंग पैड बोलते हैं, किसी को कभी चोट लग जाती है तो भी उसे हीटिंग पैड लगा देते हैं। देखा तुमने क्यों? या फिर बोलते हैं गरम गरम पानी को ऐसे लगाओ, वो करो, इससे लगाओ पानी। किसी को घुटने में चोट लग जाती है ना तो ऐसे पानी गरम गरम डलवाते हैं। पता क्या होता है? गरम पानी बेसिकली होता क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है उस पानी का, यानी उसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब तुम उसे बॉडी पे लगाते हो तो जो अंदर ब्लड है ना, ये हीट वहां ट्रांसफर होती है, तो वो ब्लड भी तेजी से वाइब्रेट करता है, तो वो अच्छे से फ्लो कर पाता है। और ब्लड जब अच्छे से फ्लो करता है ना तो तुम्हारी, समझ रहे हो, तुम्हें आराम मिलता है, ऐसे मान लो जल्दी हील हो जाते हैं, बस ये मतलब है। रेडियो वेव्स पे आ जाओ। रेडियो वेव्स किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए, तो ब्रॉडकास्टिंग ये तो लिखा ही है यहाँ पे सामने। एक्सरेज, एक्सरेज क्या, बोन्स के फ्रैक्चर के लिए डिटेक्ट करने का काम हो गया भाई। यूवी रेज हो गया अब तो एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ज्ञान का चैप्टर है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो एनर्जी ट्रांसफर करेगी, हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली वहां पे फोटोन होता है ना, फोटोन का मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम भी है। क्या इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर कर सकती है? हाँ, डेटा ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। क्या नहीं ट्रांसफर कर सकती? चार्ज, चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, याद रखना, ठीक है। Which of the following has have zero average value in a plane electromagnetic wave? Zero average value in a plane electromagnetic wave. क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या जीरो होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या जीरो हो सकता है? क्या हो सकता है जीरो? जीरो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्या? देख लेते हैं, ये ग्राफ था, याद करो। मान लो एक कंप्लीट वेव ये होती है एक कंप्लीट वेव इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, और मैग्नेटिक फील्ड की कंप्लीट वेव ये रही, ये तो दोनों एवरेज तो दोनों का जीरो हो जाएगा। अरे इसका पूरे का एवरेज निकालो, जीरो नहीं होगा, इसका पूरे का एवरेज निकालो, जीरो नहीं होगा, दोनों का एवरेज जीरो होगा भाई। क्या बात कर रहे हो भाई, आ जाओ आगे। कंडक्शन करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट, कह रहा है बताओ अगर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम दे दूं मैं। क्वेश्चन वाले ने सही दे दिया, कह रहा है जितना कंडक्शन करंट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट है। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम दे दिया, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेस कि पहला कौन सा टॉपिक है, ये वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लेना। कह रहा है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम है, ठीक है, यानी जितना करंट ये है उतना ही करंट अंदर भी, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतना ही है। ये कब पॉसिबल है? तुम्हें पता है कैपेसिटर का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, याद है? जिसका फॉर्मूला यह होता है, उसी की वजह से यहां पे चार्ज फ्लो नहीं कर पाता। अगर मैं ये जीरो कर दूं रिएक्टेंस इसका, अगर मैं इसका रिएक्टेंस जीरो कर दूं, बहुत ध्यान से देखो, क्या XC इक्वल्स टू 1/2πfc कर सकता हूं? यानी फ्रीक्वेंसी कर दूं इनफाइनाइट, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर दूं कि बहुत तेज करंट बार बार चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज्यादा कर दूं, क्या XC लगभग जीरो हो जाएगा? हाँ ना बोलो। XC जीरो हो गया, यानी इसके बीच का रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो क्या जो करंट यहां पे वो करंट यहां पे हो जाएगा? अब यहां रेजिस्टेंस ही नहीं, क्या चार्ज फ्लो कर जाएगा? ये वो वाली कंडीशन है। लेकिन क्या ये पॉसिबल तभी है, ये तो फिक्स करंट देता है, क्या ऑल्टरनेटिंग करंट लगाना पड़ेगा मुझे यहां पे, तभी तो करंट की फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर सकता हूं, यानी सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट है। डीसी करंट में, डीसी वाली कंडीशन में हम करंट चेंज ही नहीं कर सकते। जब करंट चेंज नहीं कर सकते तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे? सोच के देखो। अरे सिंपल सी बात है, अगर मैंने डीसी लगा दिया, डायरेक्ट करंट लगा दिया, तो क्या करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं, करंट की वैल्यू कैसे चेंज होगी? उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एसी। उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट कर दूंगा, तो क्या लगभग ही जीरो हो जाएगा? सोच के देख, मजा आया भाई? आगे आ जाओ। अरे ठीक है भाई, तो अब पहले एक छोटी सी मगर प्यारी सी बातें कर लेते हैं। देखो भाई, अब हमारी पहली बुक खत्म हो चुकी है ना, मैं 2-3 मिनट तुमसे बातें करूंगा, कुछ जरूरी बातें, ठीक है। मैंने वैसे सब बच्चों को बता दिया, एक बार बताता हूं तुम्हारा कब तक सिलेबस खत्म कर रहा हूं मैं, ये भी बता देता हूं सारी चीजें, तुम्हारा सिलेबस कब तक, जो डेट दूंगा ना उसके 2-3 दिन ऊपर नीचे मान लेना। मैंने वैसे बच्चों को सबको
टेलीग्राम पर बता दिया था तुम लोगों को। टेलीग्राम मिल गया ना, मैंने टेलीग्राम दे दिया था, टेलीग्राम आईडी दे दी, उस पर तुम्हें नोट्स वोट्स मिल जाएंगे। मान लो अरे भाई, अरे यार तुम्हें टेलीग्राम नोट्स देना भूल गए भाई, अरे मेरा टेलीग्राम तो ले लो, वहां पे तुम्हें नोट्स, आगे क्लास की इंफॉर्मेशन सब मिल जाएगी भाई। ये लो भाई, ये टेलीग्राम दे दिया, इस टेलीग्राम के बारकोड को स्कैन कर लेना। अगर तुम्हें नोट्स कभी दिक्कत आए तो नोट्स यहां पर भी मैं अपलोड कर दूंगा। जिस दिन ये लेक्चर मिलेगा ना, उससे अगले दिन 24 घंटे के अंदर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। अब सुन लो डेट क्या है। देखो तुम्हारा जो सिलेबस है कंप्लीट, अभी तुम्हारा एसी आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया, तुम्हारा सिलेबस 24 नवंबर तक में खत्म कर दूंगा। 1-2 दिन ऊपर नीचे ले लो बस, ठीक है। 24 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद 20 दिन तुम्हें मिलेंगे, रिवीजन कर लेना। फिर तुम्हारे लिए कोई न्यूमेरिकल वाली दिक्कत है ना तुम्हारी, फिर वो खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। बस जो मैं बातें बोल रहा हूं, प्लीज 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 बस इतना सा रिक्वेस्ट है। देखो बुक 1 खत्म हो गई है, बुक 1 में ही था जो भी तुम्हारा मेन चीजें थी ना। एक्चुअल में बुक 2 तुम्हारे लिए बहुत आसान है, सिर्फ एक चैप्टर छोड़ दो। तुम्हें रे ऑप्टिक्स थोड़ा लंबा लगेगा, वेव ऑप्टिक्स में इक्वेशन में 1-2 में दिक्कत आ सकती है, बस ज्यादा नहीं। यानी इन 2 चैप्टर में मेहनत करनी है। बाकी अब तुम्हारी जो बची हुई सेकंड बुक है सेमीकंडक्टर, आधा चैप्टर डिलीट हो चुका है, आधा ही बचा है, ठीक है। एटम्स और न्यूक्लियाई, एक्चुअल बता रहा हूं, जो ये चैप्टर है बिल्कुल इसके जितना नहीं है। एटम्स और न्यूक्लियाई मिला दूं ना, तो ये मान लो ये बार 2 बार पढ़ा दिया, 1 घंटे में खत्म हो गया चैप्टर, 1 घंटे से भी कम में, है ना। वो भी चैप्टर एटम्स भी 1 घंटे का, न्यूक्लियाई भी 1 घंटे का, 2 घंटे में वो खत्म, है ना। उनको एक ही वीडियो में दूंगा। ड्यूल नेचर जो तुम्हारा चैप्टर है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी इतना टाइम नहीं। अब ये मान लो जो तुमने पहली बुक पढ़ी थी ना, उसके मुकाबले सारी चीजें बस आधी आधी है, यानी लेकिन नंबर ज्यादा मिलते हैं। जैसे तुम्हारे बात करो ड्यूल नेचर चैप्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, 4 छोटे छोटे चैप्टर हैं, पर इनमें नंबर बढ़िया आते हैं। यानी ज्यादा पढ़ना नहीं है, नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। तो अब जो अगली बुक आएगी ना, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना। अब तक जो भी दिक्कत आई ना, सब भूल जाओ यार, कोई बात नहीं, प्रेशर मत लो बस। लेकिन अब जो तुम्हारे चैप्टर्स आने वाले, वो सारे नंबर तुम्हारे बढ़िया मिलेंगे तुम्हें, बस ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जल्दी ही तुमसे बारकोड ले लिया होगा तुमने, स्कैन कर लो। अच्छा चलता हूं।